अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इजाज़ अहमद भट्ट। आज मैं आपको पाकिस्तान के नामवर सदाकार तारक अजीज़ की ज़िंदगी के 11 अहम राज़ों के बारे में बताऊंगा। तारक अजीज़ अब हम में नहीं रहे, लेकिन वो खामोशी को अपनी पहली महबूबा करार देते हैं। जब मैं गार्डन टाउन में तारक अजीज़ के घर उनका इंटरव्यू करने के लिए गया तो मैंने पूरे घर में एक उदास सा माहौल देखा। किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई ना दी और ना ही घर वालों के कह के सुनाई दिए। खामोशी का हर तरफ डेरा था। मुलाजिम भी कम गो थे। तारक अजीज़ अपने स्टडी रूम में ले गए जहां हज़ारों किताबें उनकी खामोशी की साथी थी। तारक अजीज़ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी फोत हो गया। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो तारक अजीज़ को एक हल्की सी आवाज़ बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। वो मुझे एक्सक्यूज़ करके अंदर गए। उनकी आवाज़ें आने लगी, ऐसे पिलाते हैं दूध, ये भी इंसान के बच्चों की तरह मोहब्बत के तलबगार हैं। बाद में मुझे पता चला कि तारक अजीज़ ने जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे हैं और उनके एक बच्चे को दूध पिलाने में मुलाजिम को दिक्कत हो रही थी और तारक अजीज़ ने खुद कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाया और फिर मेरे पास इंटरव्यू के लिए वापस आ गए। अब ज़रा तारक अजीज़ के इश्क के बारे में ज़िक्र हो जाए। तारक अजीज़ ने बताया कि हुस्न परस्त थे, सारी उम्र हसीन चेहरों से मुतासर रहे। अपनी महबूबा के बारे में उनका कहना था कि उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद थी। ऐसी आंखें पिकासो और चुगताई भी ना बना सके जैसी मेरी महबूबा की आंखें थी। एक बार कहने लगे, मैं इन आंखों की मस्ती को हर वक्त महसूस करता हूँ। लेकिन मेरी महबूबा को पता ही ना था कि उनकी आंखों में कैसा जादू और कैसा नशा है। अपनी महबूबा फरजाना से तो मोहब्बत में कुर्बानी की इंतहा कर दी। ये वही महबूबा हैं जिनकी शादी मारूफ गुलकारा नाज़िया हसन के मामू से हो गई। शादी से कबल उस लड़की ने फरमाइश की कि मेरी शादी लंदन में हो रही है और तुम इतनी दूर हो। तारक अजीज़ ने लंदन का टिकट कटवाया, शादी में इस शिरकत की। लड़की ससुराल चली गई और तारक अजीज़ तमाम हसरतों को समेट कर लाहौर वापस आ गए। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के 3 अहम लीडर और सियासतदान तारक अजीज़ के बहुत ही करीबी दोस्त रहे। तारक अजीज़ ने खुद बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इनकलाबी फ़लसफ़ा को वो बहुत पसंद करते थे, जिसकी वजह से भुट्टो के बहुत करीबी साथी बन गए। फिर जब भुट्टो के इनकलाबी फ़लसफ़ा के मुखालिफ लोग ही उनके करीब आ गए तो तारक अजीज़ उनसे दूर चले गए। भुट्टो के बाद ज़िया-उल हक़ के बारे में कहते हैं कि ज़िया-उल हक़ से मेरी ज़हनी हमआहंगी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे खुद 8 से ज़ायद ख़त लिख कर बुलाया। उनसे कुर्बत सरकारी नौकरी के बायस हो गई। नवाज शरीफ से कुर्बत मुस्लिम लीग की वजह से हुई और फिर नून लीग की तरफ से MNA भी बना दिए गए। तारक अजीज़ का कहना है कि इन तीनों में से मुझे भुट्टो की शख्सियत ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया। दोस्तों, तारक अजीज़ का सियासत में क्या किरदार रहा, हम आपको इस बारे में बताते हैं। तारक अजीज़ ने ज़िंदगी में एक बार MNA का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ा। इस इलेक्शन में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने शिकस्त दी। इमरान खान को 4000 और तारक अजीज़ को 50,000 लाहौरियों ने वोट देकर जिताया। तारक अजीज़ के रेडियो से टीवी और टीवी से फिल्म इंडस्ट्री तक जाने के वाक़यात भी बहुत दिलचस्प हैं। कहा जाता है कि वो 1936 में जलंधर में पैदा हुए। उनके वालिद ने 1936 में ही अपने नाम के साथ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी लिखवा दिया था। वो इसी नाम से पुकारे जाते थे। जब पाकिस्तान बना तो ये पूरी फैमिली साहिवाल रिहाइश पजीर हो गई। साहिवाल में ही इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। 60 की दहाई में तारक अजीज़ लाहौर आ गए। इब्तदाई दिनों में वो फुटपाथों पर सोते और पाक टी हाउस में और मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर अपना वक्त गुजारते। ये उनकी ज़िंदगी का बहुत कठिन दौर था। इसी अरसा में रेडियो पाकिस्तान में इनको मुलाजमत मिल गई और इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू वहाँ जगा दिया। पहले एंकर और न्यूज़ कास्टर का एजाज़ भी तारक अजीज़ को मिला। दोस्तों, तारक अजीज़ ने 25 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनमें इंसानियत, सालगिरह, ज़िंदगी और आखिरी फिल्म इनकी माँ बनी दुल्हन थी। आपको ये सुनकर भी हैरानगी होगी कि तारक अजीज़ ने खुद बताया कि जब वो बहुत ज़्यादा मारूफ हो गए तो वो कंपेयरिंग के सिर्फ 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए भी लेते रहे। तारक अजीज़ का ये डायलॉग, सुनते कानों और देखती आंखों को तारक अजीज़ का सलाम, इस बारे में उनका कहना है कि एक बार मुझे एक नाबीना लड़के का ख़त मिला जिसने कहा कि मैं आपके तमाम प्रोग्राम सुनता हूँ लेकिन आप मुझे सलाम नहीं करते।
اس خط کو پڑھنے کے بعد طارق عزیز نے پہلی بار یہ جملہ کہا، سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام۔ دوستو، طارق عزیز کو ہزاروں شعر زبانی یاد تھے، لیکن انہیں اپنا ایک شعر بہت پسند تھا۔ یہ شعر انہوں نے ہمیں سنایا کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ طارق عزیز نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا۔ طارق عزیز نے لیری کنگ کے لائیو شو کے 25 سالہ ریکارڈ کو توڑا اور طارق عزیز نے نیلام گھر اور بزم طارق عزیز کا پروگرام 30 سال تک جاری رکھا۔ طارق عزیز کو سپریم کورٹ حملہ کیس میں MNA کی سیٹ سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا اور ان کو کچھ عرصہ جیل میں بھی رہنا پڑا۔ اس بارے میں طارق عزیز نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ مجھے اس روز پتہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہوگا۔ مجھے نہ کردہ جرم کی سزا میں نااہل کیا گیا اور جیل جانا پڑا۔ طارق عزیز نے یہ بھی بتایا کہ اب مجھے پتہ ہے کس نے حملہ کرنے کی سازش کی اور کہاں تیار کی گئی، لیکن اب اس بارے میں بولنا فضول ہے۔ دوستو، طارق عزیز کی شادی اور وصیت کے بارے میں جاننا بھی بہت دلچسپ ہے۔ طارق عزیز کو زندگی میں کئی لوگوں سے محبت ہوئی، لیکن ان کی شادی کافی تاخیر سے ہوئی اور یہ ساری عمر لاہور اور کراچی میں پروگرام کرتے رہے، یہیں کے حسین چہروں سے ملتے رہے، لیکن ان کی شادی ایک پٹھان فیملی کی لڑکی سے ہوئی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جو بہت جلد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ طارق عزیز کے دل میں بچوں سے پیار شروع سے موجود تھا، لیکن جب اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے کتے پال لیے اور خاص طور پہ کتوں کے جو بچے ہوتے تھے ان کو بہت پیار کرتے، کھانا کھلاتے، اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتے اور ان کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے تھے۔ دوستو، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ طارق عزیز نے اپنی وصیت میں اپنی زندگی میں ہی لکھ دیا تھا کہ ان کے بعد ان کی تمام جائیداد پاکستان کے نام ہوگی۔ جس ملک نے مجھے نام دیا، پہچان دی، اس پر میرا سب کچھ قربان۔ یہ ان کے آخری جملے تھے۔ طارق عزیز نے آخر میں بتایا کہ ان کے والد نے پاکستان بننے سے 10 سال پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ عبدالعزیز پاکستانی لکھوا لیا۔ میں جب پاکستان میں آیا تو میں نے بھی ساری عمر پاکستان کا پرچم بلند رکھا۔ اب طارق عزیز فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی جائیداد پہلے ہی پاکستان کے نام لکھ دی ہے۔ اب ان کی وفات پر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ایک نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔